अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यूर ऑल वेल। आज का जो टॉपिक है पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग। दिस इज़ अ फेयरली इजी चैप्टर एंड ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है भी नहीं भी है। इस पे सवाल आते भी हैं नहीं भी आते, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कानून बनता कैसे है। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ अ लॉ कम्स इनटू बीइंग। इसका पूरा प्रोसेस हमने देखना है। सो सबसे पहले पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग। वाई डू वी कॉल इट पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग? वी कॉल इट पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग बिकॉज लॉ इज़ प्राइमरीली मेड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक इदारा होता है, एक हुकूमती इदारा होता है, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स, जिसमें इट्स वन ऑफ इट्स प्राइमरी गोल्स इज़ टू क्रिएट लॉ। अगर आप एक लेमैन हैं और आपको कानून पास कराना है एंड यू वांट टू मेक piece of paper, convert a piece of paper into a law that is binding on all of the country, तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट की तरफ रुजू करना पड़ता है। अब पार्लियामेंट इज a supreme law making body in the United Kingdom. This means that all primary legislation comes from the parliament. Every act of parliament begins life as a bill, which is a proposal for a new law. The purpose of the parliamentary lawmaking process is to ensure that laws are debated, examined in detail, and democratically approved before becoming legally binding. एक लॉ की ज़िंदगी शुरू होती है बिल से। नाउ अ बिल इज़ अ proposal that you want. So I'll give you an example. Let's say you want to make a law about the welfare of animals. सही है, आप ये लॉ लाना चाहते हैं, पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, आप लॉ लाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक बिल ऑफ पेपर तैयार करेंगे, पेपर के ऊपर एक बिल तैयार करेंगे, प्रपोज लॉज, कि ये कानून मैं लाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो वो जो फर्स्ट पेपर जो होता है उसको हम कहते हैं बिल। उस बिल के ऊपर फिर डिबेट्स होती हैं कि क्या ये बिल एक्चुअली इंपॉर्टेंट है भी फॉर पाकिस्तान लैंडस्केप और नॉट। फिर उसको एग्जामिन किया जाता है, उसकी वर्डिंग देखी जाती है, फिर उसके ऊपर डेमोक्रेटिकली अप्रूव होता है वो। डेमोक्रेटिकली अप्रूव मतलब उसके ऊपर वोटिंग होती है। 300 400 लोग, 500 लोग उसके ऊपर वोट करते हैं, एंड देन अगर वो वोट में क्लियर होता है तो देन इट बिकम्स लॉ। द प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री ब्रॉड स्टेजेस: consultation before parliament, डिबेट एंड स्क्रूटनी इन पार्लियामेंट, फाइनल अप्रूवल एंड कमेंसमेंट। तो तीन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले कंसल्टेशन बिफोर पार्लियामेंट। आप अपना वो पीस ऑफ पेपर बनाने के लिए कंसल्टेशंस करोगे, लीगल एक्सपर्ट से बात करोगे, उस फील्ड के टॉप लोगों से बात करोगे। यू विल कंसल्ट these people and prepare a bill. That's the first stage. The second stage is debate and scrutiny in the parliament. अब ये पार्लियामेंट में जब आपने वो पेज जमा कर दिया, वो पेपर जमा कर दिया, फॉर इट टू बिकम लॉ, फिर उसके ऊपर डिबेट होगी और उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। बाय स्क्रूटनी आई मीन उसके ऊपर उसको थरोली रीड किया जाएगा कि क्या ये एक्चुअली लॉ बनना भी चाहिए या नहीं। फिर फाइनल अप्रूवल एंड कमेंसमेंट, फिर फाइनल अप्रूवल आती है और फिर लॉ जो है पब्लिश हो जाता है फॉर द इंटायर कंट्री टू लुक एट। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा ऊपर से बताया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट इन ग्रेटर डिटेल। सो द प्री पार्लियामेंटेरियन कंसल्टेशन स्टेज, ये वो स्टेज है जो बिल्कुल इनिशियल है, स्टेज स्टेप नंबर वन। बिफोर अ बिल इज़ फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पार्लियामेंट, the government usually carries out a consultation process. This helps improve the quality of proposed laws and reduce problems later. The consultation stage may include the following: Green Paper. A Green Paper is a consultation document published by the government. It sets out initial ideas for a possible new law and asks for feedback. तो सबसे पहले आपने कोई बिल आपने बनाया, and I'll now explain it to you in greater detail. So you prepared a bill. The bill says Welfare of Animals Act. ये Welfare for Animals Bill, ये आपने एक बना दिया, उसके ऊपर आपने 4 5 सेक्शन बना दिए लॉ के, एंड अब आप इसको करना चाहते हैं अप्रूव एज अ न्यू लॉ। सो द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज़ गेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन। गवर्नमेंट क्या करेगी कि इसके ऊपर कंसल्टेशन लेगी, अपने डिपार्टमेंट से बात करेगी। सो लेट्स से यू वांट टू मेक द लॉ फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, तो वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के लिए जो भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट होगा जो एनिमल के वेलफेयर को देखता है, उससे कंसल्टेशन की जाएगी जो गवर्नमेंट खुद करेगी। उसके बाद वो इनिशियल आइडियाज़ देगी एंड फीडबैक वो करेगी। सो टॉप फाउंडर्स लीडर्स ऑफ दैट एरिया ऑफ द लॉ, उनसे पूछेगी कि ये आइडिया है, ये बिल हमारे पास आया। इट्स पर्पज इज़ टू प्रेजेंट
ब्रॉड प्रपोजल्स। तो इससे क्या होगा कि बहुत ब्रॉड लेवल के ऊपर आपका प्रपोजल चला जाएगा, बिल चला जाएगा। इट विल इनवाइट ओपिनियंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आपके पास आ जाएंगे जब आप वो बिल सामने लाएंगे। आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बिफोर फर्म डिसीजंस आर मेड। तो फर्म डिसीजंस एज इन पार्लियामेंट जाने से पहले वो लॉ इतना बेहतर हो जाएगा, इतना रिफाइन हो जाएगा, क्योंकि वो टॉप लीडर से के थ्रू बनाया गया है, उनकी सपोर्ट के साथ बनाया गया है, कि पार्लियामेंट में मोस्ट लाइकली वो एक्सेप्ट ही होना है। तो जो पेपर गवर्नमेंट पब्लिश करती है एज ए कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट फॉर दैट लॉ, जिसमें इनिशियल आइडियाज़ होते हैं, उस पेपर को हम ग्रीन पेपर कहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है एक वाइट पेपर। आफ्टर कंसल्टेशन, अब ये कंसल्टेशन आपने कर ली, गवर्नमेंट ने कर ली, वाइट पेपर आ गया। द गवर्नमेंट में पब्लिश अ वाइट पेपर। इसके बाद वाइट पेपर भी हो सकता है। दिस इज अ फॉर्मल पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट द गवर्नमेंट्स डेफिनेट इंटेंशंस। सो ग्रीन पेपर का पर्पस होता है टू असिस्ट द बंदा जिसने लॉ इंट्रोड्यूस करना है। वाइट पेपर हुकूमती डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हुकूमत अपना पर्सपेक्टिव और अपनी इंटेंशंस बताती है कि ये मेरी इंटेंशन है, दिस इज व्हाट दिस इज इट इट्स अ फॉर्मल पॉलिसी डॉक्यूमेंट वेयर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सर्टेन कि दिस इज व्हाट वी वांट एंड दिस इज आर intention with this law. A white paper is more detailed and authoritative than green paper, often forms the basis of the final bill, क्योंकि ये गवर्नमेंटल पेपर है। ये भी गवर्नमेंटल पेपर है, लेकिन ये इसमें सिर्फ जो बंदा प्रपोज कर रहा है लॉ, उसका पर्सपेक्टिव आ रहा है। वाइट पेपर तो बाकायदा एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो उसकी वो है फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, जो गवर्नमेंट खुद भी चाह रही होती है कि हम इस लॉ को वो करें, पास करवाएं। सो इट ऑफन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द फाइनल बिल। जो फाइनल बिल होता है उसका ये एक मेन पार्ट बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंटल होता है। एंड देन मे इंक्लूड ड्राफ्ट क्लॉजेज ऑफ द प्रपोज लॉज। तो ज़्यादातर ये होता है वाइट पेपर में, वो ड्राफ्ट क्लॉजेज, जो लॉ के ड्राफ्ट क्लॉजेज आ जाते हैं। सेक्शन 1 एक ड्राफ्ट टेम्पलेट टाइप वाइट पेपर में इंक्लूडेड हो जाता है, जो कि फिर आगे लॉ बन भी सकता है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं ड्राफ्ट बिल। Sometimes the government publishes a draft bill before it enters the parliament. This allows for pre-legislative scrutiny, often by a select committee. अब एक प्रपोजल आप लाए, दैट्स योर बिल। एक है ड्राफ्ट बिल। अगर हुकूमत को ये लगता है, इफ द गवर्नमेंट थिंक्स दैट दिस लॉ इज सो गुड, सो व्हाट दे विल डू इज दे विल समटाइम्स पब्लिश अ ड्राफ्ट बिल एंड उसको पार्लियामेंट में जमा कराएंगे। ड्राफ्ट बिल कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट डजेंट कम फ्रॉम द पर्सन हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस द लॉ, इट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो दिस अलाउज फॉर प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। इससे क्या होता है कि एक कमेटी बैठती है और उस पूरे जो ड्राफ्ट बिल है उसको स्क्रूटनाइज करती है। द पर्पज ऑफ द ड्राफ्ट बिल इज टू आइडेंटिफाई टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अर्ली। तो वो जैसे ही आप उसको पब्लिश करते हैं, और पार्लियामेंट एंटर होने से पहले क्या होता है कि उसके ऊपर सारी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर स्क्रूटनी होती है। वो स्क्रूटनी कमेटी उस पर बैठ के उसको पूरा वर्ड टू वर्ड चेक करती है, और उसकी डिटेल स्क्रूटनी होती है। इट अलाउज एक्सपर्ट्स एंड एमपीज टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। इसमें मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो होते हैं, पार्लियामेंट के अपने मेंबर्स होते हैं, वो भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको इस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं। एंड इसमें जब वो सॉलिड इतना बन जाता है कि उसके ऊपर आप पार्लियामेंट का टाइम बच जाता है, सो इट सेव्स पार्लियामेंट्री टाइम। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेज। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, नाउ वी कम ऑन टू द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज इज व्हेन द ड्राफ्ट इंटर्स द पार्लियामेंट। अब आपने ये वाइट पेपर, ग्रीन पेपर, या ड्राफ्ट बिल अब पार्लियामेंट में जमा करा दिया। अब उस बिल का क्या होता है? वंस इंट्रोड्यूस्ड अ बिल मस्ट पास बोथ द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है? हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये दो हाउसेज हैं जो कानून बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पार्लियामेंट में, सो दिस इज द पार्लियामेंट, I would say this is the parliament, this is the House of Commons, this is the House of Lords. So it's like a triangle. अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में दोनों में ये बिल जाएगा। ये बिल पार्लियामेंट आया, पार्लियामेंट ने इसको पहले हाउस ऑफ कॉमन्स भेजा, फिर इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स भेजा, फिर वापस भी आ सकता है हाउस ऑफ कॉमन्स, एंड देन इट बिकम्स अ बिल। तो अब उसका प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा आई विल गाइड यू ऑन। सो मोस्ट बिल्स कैन बिगिन इन आइदर हाउस एक्सेप्ट मनी बिल्स विच मस्ट स्टार्ट इन द कॉमन्स। सो मनी बिल्स जो होते हैं वो जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं वो आपके हाउस ऑफ कॉमन्स में ही शुरू होंगे, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं शुरू हो सकते। वैसे कोई भी लॉ है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हो सकता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी हो सकता है, आइदर हाउसेज में हो सकता है। ईच हाउस फॉलोज द सेम 5 मेन स्टेजेस। अब पार्लियामेंट में बिल सबमिट हुआ, अब वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास आ गया। सो लेट्स से पार्लियामेंट सबमिटेड, नाउ हाउस ऑफ लॉर्ड हैज़
पार्लियामेंट हैज सबमिटेड इट टू द हाउस ऑफ कॉमन्स। अब कॉमन में ये 5 स्टेजेस होंगी। द फर्स्ट स्टेजिंग इज अ प्योरली फॉर्मल स्टेज। द टाइटल ऑफ द बिल इज रेड आउट एंड इज प्रिंटेड। देर इज नो डिबेट और वोट। बहुत ही 2-3 मिनट की फर्स्ट रीडिंग होती है। सो स्टेज नंबर 1 इज़ द फर्स्ट रीडिंग। दिस इज़ अ वेरी बहुत जल्दी स्टेज होता है। इसमें बस आप बिल का टाइटल पढ़ते हैं, सामने के एनिमल एनिमल वेलफेयर एक्ट 2026, 2027, 2025 जो भी है वो आप उसका लिख देते हैं और फिर उसके साथ आप उसे टाइटल दे देते हैं और उसको प्रिंट करा लेते हैं। उस पर कोई डिबेट या वोट नहीं होता उस वक्त। फिर आती है सेकेंड रीडिंग। अब ये सबसे ज़रूरी स्टेज है, वन ऑफ द मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट ones. So this is the most important debate stage. Members of the parliament peers debate the general principles and purpose of the bill. तो ये कैसे होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स फिर लोगों को इनवाइट करती है जो कि उस एरिया ऑफ द लॉ जो प्रपोज हो रहा है उसके एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों को कॉल करती है जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अपने जो मेंबर्स हैं उनको बुलाती है, उनके ऊपर फिर प्रॉपर एक डिबेट सेशन होता है जिस पे वो बिल फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश उस पर बहस होती है और वोटिंग उसके बाद होती है कि क्या ये बिल पास होना चाहिए या नहीं। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज अ वोट इज टेकन। इफ द बिल इज डिफीटेड इट फेल्स कम्प्लीटली। सो आपने पूरी डिबेट की, जनरल पर्पस को हम समझे सेकेंड रीडिंग के अंदर, और फिर उसके बाद एक वोटिंग होती है जो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एक्सपर्ट्स, पीयर्स, ये सारे वोटिंग करते हैं। अगर वोटिंग उसमें फेल हो जाती है, अगर लेट्स से आपको दे 300 पीपल एंड यू ओनली गेट लाइक 50 वोट्स, तो वो द बिल विल फेल एंड इससे इस स्टेज से आगे हो जाएगा ही नहीं। इट विल कंप्लीट, इट फॉल्स एंड फेल्स कम्प्लीटली। अब फर्ज करेंगे वो वहाँ वो बिल पास हो जाता है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? कमेटी स्टेज। दिस इन्वॉल्व्स अ डिटेल लाइन बाय लाइन एग्जामिनेशन ऑफ द बिल। इन द हाउस ऑफ कॉमन्स दिस इज यूजुअली डन बाय पब्लिक बिल कमेटी मेड ऑफ एमपीज। इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स द होल हाउस ऑफन सिट्स एज अ कमेटी। तो अब कमेटी स्टेज में सेकेंड रीडिंग का पर्पस था डिबेट करना कि क्या जनरल पर्पस और क्या प्रिंसिपल है इसका। सो इट वुड लुक लाइक द जनरल पर्पस ऑफ दिस इज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, द पर्पस या प्रिंसिपल इज टू हैव ह्यूमेन ट्रीटमेंट टूवर्ड्स एनिमल्स। तो ये आपका वो आ जाएगा पर्पस में और प्रिंसिपल में। कमेटी स्टेज में अब आपने वो जो प्रिंट आउट किया है बिल उसका एक एक लाइन पढ़ी जाती है। कमेटी उसकी एक एक लाइन पढ़ती है और सर्टेन करती है कि क्या ये बिल इस केपेबल है कि ये एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में और इस स्टेज में लॉ बने। तो उस वक्त लेट्स से अगर तीसरी लाइन में सब ने कहा कि नहीं यार ये लाइन ठीक नहीं है, इसको चेंज करते हैं, लेट्स अमेंड दिस लाइन, सो यू कैन मेक अमेंडमेंट्स टू इट, यू कैन ट्राई एंड रिफॉर्म द लॉ। सो अमेंडमेंट्स आर डिबेटेड एंड वोटेड ऑन, एक्सपर्ट्स में बी कंसल्टेड। तो इस स्टेज के ऊपर आप लाइन बाय लाइन एग्जामिन करते हो। फिर इसके बाद आ जाती है जो आपकी फोर्थ स्टेज है वो रिपोर्ट स्टेज। द बिल रिटर्न्स टू द होल हाउस। ऑल अमेंडमेंट्स मेड एट द कमेटी स्टेज आर रिव्यूड। अब इधर जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं बाय द पब्लिक बिल कमेटी जो स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए बैठी है कि वो लाइन बाय लाइन उसको करें, वो जब अपना अमेंडमेंट्स कर देती है सारी, उसकी ऊपर वोटिंग होती है, वो वापस आ जाता है हाउस के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, जिस हाउस में भी शुरू हुआ है। ऑल अमेंडमेंट्स मेड एट द कमेटी स्टेज आर रिव्यूड। तो उस हाउस में फिर वो जो जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो बताई जाती हैं कि इसमें ये अमेंडमेंट हुई। फर्दर अमेंडमेंट्स कैन बी सजेस्टेड स्पेशली बाय एमपी और पीयर्स हु आर नॉट ऑन द कमेटी। तो फर्दर अगर उसकी अमेंडमेंट है तो वो की जाती है। अब जब वो अमेंडमेंट्स भी क्लियर हो गई उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हमारा फाइनल स्टेज। द फाइनल स्टेज इन दैट हाउस इज द बिल इज डिबेटेड इन इट्स फाइनल फॉर्म। अब वो अमेंडमेंट्स के साथ सब कुछ हो गया, अब वो बिल देखा जा रहा है। द बिल इज डिबेटेड इन इट्स फाइनल फॉर्म, ओनली माइनर और क्लैरिफाइंग अमेंडमेंट्स आर मेड। तो इसमें ये बस फाइनल स्टेज है, इसके ऊपर सिर्फ देखा जाता है एंड देन एक फाइनल वोटिंग होती है। वोटिंग में क्लियर हो गया आप तो आपका जो बिल है दैट बिकम्स इनटू लॉ। ऑलमोस्ट, रिमेंबर ऑलमोस्ट। नाउ होल्ड ऑन टू द थॉट कि वाई ऑलमोस्ट। अब ये आपने एक हाउस के अंदर ये कर दिया, ये सारी डिबेट आपकी स्टार्ट हो गई हाउस ऑफ कॉमन्स में। अब पिंग पोंग एंड रॉयल असेंट। अब ये पिंग पोंग इज़ नॉट अ वर्ड दैट इज़ रिटन कॉमनली इन द बुक्स एंड ये मेरी एक इन्वेंशन है, सो आई एक्सप्लेन टू यू हाउ। सो लेट्स से स्टार्ट्स ऑफ इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये पूरा प्रोसेस अप्रूव हुआ, फिर क्या होगा? ये हाउस ऑफ लॉर्ड जाएगा, दूसरे घर जाएगा। अब आफ्टर ऑल ऑफ दीज 5 स्टेजेस एंड अप्रूवल फ्रॉम दिस इट विल गो टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इफ द सेकेंड हाउस अमेंड्स द बिल इट मस्ट बी सेंट टू द फर्स्ट हाउस फॉर अप्रूवल। अब आपने सेकेंड हाउस में उस बिल को भेजा और सेकेंड हाउस ने बोला कि नहीं ये तीसरी लाइन पे चौथा सेक्शन जो है ये गलत है,
तो वो उसको अमेंड करने के लिए वापस भेजेगा फर्स्ट हाउस ऑफ कॉमन्स, और वो उसको अप्रूव करेगा एंड देन आगे प्रोसेस जाएगा। दिस प्रोसेस कैन कंटिन्यू बैक एंड फोर्थ until both houses agree on the exact wording of the bill। तो अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्लियर हुआ, हाउस ऑफ कॉमन्स आया, हाउस ऑफ कॉमन्स ने कुछ वो की अमेंडमेंट्स रिक्वेस्ट की हैं, बोला कि इसमें अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, अब वो वापस हाउस जाएगा, वो अमेंडमेंट्स होंगी, उस पर एग्रीमेंट होगा, दोनों हाउसेज एग्री करेंगे कि हाँ अब सही है। उसके बाद अब ये दोनों हाउसेज एग्री कर लें तो फिर क्या होगा, वंस एग्रीमेंट इज रीच द बिल इज सेंट टू द मोनार्क फॉर रॉयल असेंट। दिस इज a constitutional formality. Monarch has not refused assent since 1707। तो उसके बाद बस फाइनल स्टेज ये होता है कि वो रॉयल असेंट लगती है, उस पर पार्लियामेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है या जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है या जो क्वीन है, किंग है, मोनार्क जो होता है, वो उसके ऊपर साइन करेगा और जाने देगा। 1707 तक, आज तक यूके में कोई लॉ ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर पार्लियामेंट से अप्रूवल, दोनों हाउसेस से अप्रूवल आ गई और उसमें उसने um, अपना असेंट ना दिया हो। असेंट मीन्स जस्ट a signature agreeing to it। An act does not always come into force immediately, it may take effect straight away। अब इसके बाद हो सकता है straight away आ जाए इफेक्ट, या किसी लेटर डेट के लिए रखा जाए, या फिर मिनिस्ट्रियल ऑर्डर तक वेट करके मिनिस्ट्रियल ऑर्डर के थ्रू उसको एक मिनिस्टर उसको प्रोनाउंस कर दे। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब टाइप्स ऑफ बिल्स। अब बिल्स के भी टाइप्स हमने ऊपर भी देखे हैं, लेकिन ये अब जो जनरल टाइप्स ऑफ बिल हैं, सबसे पहले पब्लिक बिल। दीज आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अफेक्ट द जनरल पब्लिक अक्रॉस द होल कंट्री। तो अब अगर गवर्नमेंट अपने अकॉर्ड से, विदाउट लिसनिंग टू एनीबडी, अपने अकॉर्ड से वो अगर कोई बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, उसको पब्लिक बिल कहते हैं। प्राइवेट बिल्स जो एनजीओज एंड इंडिविजुअल्स लाना चाहते हैं उनको प्राइवेट बिल्स कहते हैं, जो स्पेसिफिकली एक एरिया के लिए होते हैं, ज़्यादा लार्ज स्केल नहीं होते। हो भी सकते हैं बट ज़्यादातर वो होता है। और हाइब्रिड बिल्स, दीज आर गवर्नमेंट बिल्स दैट कंबाइन फीचर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्स। तो लेट सपोज एक एनजीओ है या एक प्राइवेट बंदा है, वो एक बिल को लाता है, गवर्नमेंट उसको देखती है, गवर्नमेंट कहती है यार ये तो बड़ा आपने नेशनल इशू रेस किया है, इसके ऊपर हम भी अपना वो डालेंगे, तो वो हाइब्रिड बिल बन जाता है जिसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। दे डील विद नेशनल इशूज बट हैव सिग्निफिकेंट लोकल इम्पैक्ट। द हाई स्पीड रेल एक्ट फॉर एग्जाम्पल। Private Members Bill. These are introduced by backbench members of the parliament or members of the House of Lords who are not government ministers। So, बहुत रेयर होता है ये उन लोगों का इंट्रोड्यूस्ड है जो कि आपके एमपीज़ होते हैं। दीज एमपीज़ प्रपोज बिल्स, एंड या तो एमपीज़ होंगे या फिर मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, वो ये um, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। So receives less parliamentary time, have a lower chance of success without government support, can still become law। तो लॉ बन सकता है लेकिन इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होती, क्योंकि ये मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अपने लोग होते हैं, गवर्नमेंट के का कोई काम नहीं होता इसमें। तो इसलिए चांस कम होता है गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर ये लॉ बनने का। द मैरिज सेम सेक्स कपल्स एक्ट इन 2013 इज़ द प्राइवेट मेंबर्स बिल एक्ट एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के ऊपर। Parliamentary supremacy is a fundamental principle of the UK Constitution। Parliamentary supremacy, तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, सबसे ऊपर पार्लियामेंट है, ये वो कहना चाह रहा है। Parliamentary supremacy is a fundamental principle of the UK Constitution। It means that Parliament is the highest legal authority। Key features: Parliament can make or unmake any law। वो पार्लियामेंट की अथॉरिटीज़ लिस्ट कर रहा है, वो कोई भी लॉ बना भी सकती है, हटा भी सकती है। वो फ्यूचर पार्लियामेंट्स को बाइंड नहीं कर सकती। लॉज विल ऑलवेज बी, कभी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए लॉ की। नो कोर्ट और अदर बॉडी कैन क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो लॉ पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। एंड कोर्ट्स मस्ट अप्लाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज हाईएस्ट सोर्स ऑफ लॉ। अब इसमें मॉडर्न लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं, ये तो अब लेट्स से यूके का अपना कानून जो है वो सुप्रीम है, लेकिन इसके ऊपर क्या वो भी आ सकती हैं लिमिटेशंस मॉडर्न। सबसे पहले ईयू लॉ। आपने इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के आप सिग्नेटरीज हैं, यू हैव साइंड ट्रीटीज़ विद दोज इदारे एज वेल सच एज द ईयू। ब्रिटिश यूके वाज अ पार्ट ऑफ द ईयू सिंस वेरी लॉन्ग। अब 2019 2020 21 विड्रॉल एक्ट के बाद तो इट्स नॉट, बट जब वो था पार्ट तो उसको हर वो लॉ फॉलो करना था जो यूके, जो ईयू का था। तो वो यूके का लॉ भी फॉलो करते थे, वो ईयू का लॉ भी फॉलो करते थे।
So now Human Rights Act. Court must interpret legislation so far as possible in line with the European Convention on Human Rights. तो ECHR यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के उसको लेजिस्लेशन को फॉलो करेगा. इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, कोर्ट्स में इशू अ डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी विच इनकरेजेस पार्लियामेंट्स टू रिकन्सिडर द लॉ. अगर कोई यूके का लॉ ईयू के लॉ से या यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के लॉ से, यूरोपियन यूनियन के लॉ से कंपैटिबल नहीं है, तो फिर यूके कोर्ट्स आर बाउंड टू इशू अ डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि हमारा जो लोकल लॉ है वो ईयू के लॉ से कंपैटिबल नहीं है. फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डेवोल्यूशन. Powers have been devolved to the Scottish Parliament, Welsh Senate, and Northern Ireland Assembly. While Parliament can legally take these powers back, it is politically difficult to do so. तो डेवोल्यूशन एक पब्लिक लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आई हैव जस्ट रिटन दिस डाउन. इट मीन्स के यू हैव डिवॉल्व पावर्स इनटू स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट. अब आपने अपनी जो पावर्स हैं वो डिवॉल्व तो की हैं स्कॉटिश पार्लियामेंट को, लेकिन अब ये वापस लेना है, इसका आसान होगा कि नहीं? तो इट्स ए प्रेटी डिफिकल्ट टास्क टू डू. मे बी ऑन पेपर तो आप कर सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, लोग बहुत इसके ऊपर वो करेंगे. Then we have the constitutional conventions. These are unwritten rules that guide how parliament operates. तो सैल्सबरी कन्वेंशन स्टेट्स दैट हाउस ऑफ लॉर्ड्स शुड नॉट ब्लॉक लेजिस्लेशन प्रॉमिस्ड इन द गवर्नमेंट. इसकी सिंपल मिसाल अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसकी दूँ, तो ये कन्वेंशंस वो होती हैं जो कि ऑल्दो रिटन नहीं होती, बट ये रूल्स वो होते हैं जो पार्लियामेंट को गाइड करते हैं कि आप ऐसे कर लें, वैसे कर लें. These are not examinable, these areas, just you can just mention them. The first two are important, evolution and constitutional conventions aren't that important. अब पार्लियामेंट के ऊपर इन्फ्लुएंसेस भी बहुत होते हैं. पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग, आप पार्लियामेंट कानून बना रही है तो उसको उसके ऊपर प्रेशर्स भी बहुत होते हैं. पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, पब्लिक ओपिनियन, क्या पता एक लॉ वो ऐसे बनाए जो कि पब्लिक को पसंद ना आए. प्रेशर ग्रुप्स, जो ये प्रेशर ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, लॉबीज़ जो हैं, ये बहुत प्रेशर डाल सकते हैं. एंड देन ऑब्वियसली द मीडिया विल से कि ये गलत है, पार्लियामेंट एक लॉ बनाना चाह रही है बट द लॉ इज़ नॉट गुड इनफ, वटेवर वटेवर. तो मीडिया भी प्लेज अ बिग रोल. लास्ट टॉपिक आपका जो है ऑफ दिस चैप्टर इज़ द लॉ कमीशन. Role and purpose. The Law Commission is an independent and permanent body established under the Law Commissions Act 1965. Its role is to keep the law under review, recommend reforms, make the law simpler, fairer and more modern. तो ये एक ऐसा इदारा है जो परमानेंट इदारा है. ये बैठा सिर्फ इस काम के लिए है कि वो लॉस को देखे, उसको चेक करे, उसको रिव्यू करे, और कोई रिफॉर्म्स अगर उसमें ज़रूरत है तो वो करे. फ़र्ज़ करें एक लॉ बना है 1970 में, अब वो लॉ की जो एप्लीकेशन है वो 2025 में रेलिवेंट ही नहीं है, तो उस सूरत में लॉ कमीशन आपको रिकमेंडेशंस देगी कि इसको ऐसे रिफॉर्म कर लेते हैं, इसको ऐसे बेहतर कर लेते हैं. अब ये जो लॉ कमीशन है ये बनती किन लोगों से है? ये फुल टाइम 5 कमिश्नर्स बैठते हैं, चेयरमैन जो कि यूजुअली एक जज होता है, एंड 4 अदर्स हु मे बी एकेडमिक्स, बैरिस्टर्स और सोलिसिटर्स. तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ अ लॉ वो होती है. तकरीबन 10 लोग होते हैं टोटल इसमें. 5 फुल टाइम कमिश्नर्स, एक चेयरमैन जो जज होता है, और 4 एकेडमिक्स, बैरिस्टर्स, सोलिसिटर्स. अब द लॉ रिफॉर्म प्रोसेस. अब फ़र्ज़ करें कमीशन कहती है कि ये बहुत पुराना लॉ है, 1980 में है, तो हम इसको रिफॉर्म करना चाहते हैं. तो कमीशन क्या करेगी? रिसर्च एंड कंसल्टेशन. अ प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड, रिसर्च एंड कंसल्टेशन पेपर इज़ पब्लिश्ड. तो एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश होगा बाय द लॉ कमीशन, और वो उसको प्रपोज करेगी कि ये अमेंडमेंट्स हमें चाहिए. फिर उसके बाद रिपोर्ट एंड ड्राफ्ट बिल, एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी विद रिकमेंडेशंस, विद अ ड्राफ्ट बिल, एंड देन द गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड ऑन दिस कि हाँ ये है, ठीक है, नहीं है, शुड वी इंट्रोड्यूस इट दिस इनटू द पार्लियामेंट और नॉट. वंस यू इंट्रोड्यूस इट इनटू पार्लियामेंट, फिर वो फुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स का एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स का. वन थिंग दैट इफेक्टिवनेस ऑफ द लॉ कमीशन, स्ट्रेंथ इसकी है कि डिटेल्ड है, न्यूट्रल है, लॉज को अपडेट रखता है, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाता है. वीकनेस ये है कि ये प्राइमरीली जो लोग होते हैं, ये आपके जो कमिश्नर्स हैं और जो एकेडमिक्स हैं, बैरिस्टर, सोलिसिटर्स हैं, दीज आर नॉट पार्लियामेंटेरियंस, एंड इनको एग्जैक्टली लॉ की फॉर्मेशन और उसकी स्किल नहीं होती. दीज आर मोर लेमैन. सो गवर्नमेंट ऑफन लैक्स पार्लियामेंट्री टाइम टू इम्प्लीमेंट. एंड सबसे बड़ा ये बात भी है कि जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री टाइम, बहुत टाइम लगता है इसको रिव्यू करने में. तो
ऑफन टाइम्स बहुत सी रिकमेंडेशन ऐसी हैं जो कि रह जाती हैं। तो ये है, इसमें एक पॉइंट मैं आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जब आप एक हाउस से दूसरे हाउस में भेजते हैं लॉ, तो लेट्स से एक बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टार्ट हुआ, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अगर वो बिल रिजेक्ट हुआ, वो वापस हाउस ऑफ कॉमन्स में आएगा। एंड देन हाउस ऑफ कॉमन्स अगर उसको चाहे, इवन विदाउट द असेंट ऑफ द सेकेंड हाउस, उसको फिर भी लॉ बना सकते हैं। सो एज सच आपकी ज़रूरत नहीं है फॉर बोथ हाउसेज टू हैव गिवन देयर असेंट। तो ये एक पॉइंट है लॉ का जो मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था। So yeah, I think that's pretty much it. Guys, study hard, and inshallah, I will see you in the next one.